नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का खत्म कर दूंगा। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग भूदान ग्राम दान से। भूदान मतलब जमीन का दान। सिंपल। आचार्य विनोबा भावे काफी बड़े आप कह सकते हैं फॉलोअर थे महात्मा गांधी जी के, और महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि आचार्य विनोबा भावे उनके स्पिरिचुअल हेयर होंगे। स्पिरिचुअल हेयर मतलब देखिए, गांधी जी को जो टीचिंग्स थी, गांधी जी की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी दी महात्मा गांधी जी ने, वो आचार्य विनोबा भावे जी को दी। आचार्य विनोबा भावे जी ने सत्याग्रही थे, वो बहुत ही प्रॉपर सच्चे सत्याग्रही थे। गांधी जी के सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और गांधी जी का जो कंसेप्ट था ना ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज मतलब रूरल या फिर विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। तो विलेज लेवल पे लोगों के पास अपने अधिकार लेने के, अपने डिसीजंस लेने की ताकत होनी चाहिए, ये गांधी जी बोलते थे। और गांधी जी की इस अवधारणा को आचार्य विनोबा भावे जी ने भी फॉलो किया। गांधी जी की मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, एक रेडिकल हिंदू नाथुराम गोडसे ने उनको मार दिया। उसके बाद विनोबा भावे जी ने गांधी जी के जो मैसेज था उसको देश भर में फैलाने के लिए एक पद यात्रा ली। वो पूरे कंट्री में गांधी जी के मैसेज को फैलाना चाहते थे। और एक बार आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली नाम की जगह पे वो एक लेक्चर दे रहे थे। तो उस समय पे कुछ गरीब लोग खड़े हुए, लैंडलेस विलेजर्स थे वो, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं थी। उन्होंने बोला विनोबा भावे जी से कि साहब, हमको थोड़ा लैंड दिलवा दीजिए। हमको अगर आप थोड़ा लैंड दिलवा देंगे, हम उसमें अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे, अपने घर वालों के लिए खाना पीना उगा लेंगे, हम अपनी जिंदगी अच्छी जी लेंगे। क्योंकि इन गरीबों की भी बात सही थी कि ठीक है, आप गांधी जी के आइडियाज को तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें खाने पीने की चीज भी प्रोवाइड कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आपके लिए सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो आप मदद कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी सारी ज्वाइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अक्सर कर पीडीएफ में प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड में पीडीएफ बनाता हूँ। तो भैया, जब इन गरीब लोगों ने खड़े होके जमीन मांगी, तो अब आचार्य विनोबा भावे जी के पास खुद की तो जमीन है नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे सरकार से इसके बारे में बात जरूर करूंगा। ठीक है। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करने को तैयार है, कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब कि अगर मान लीजिए मैं आपको एक एक बीघा जमीन दिलाता हूं, तो अगर आप अपने बीघों को जोड़ के एक मेजर स्केल पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करके काम करने के लिए तैयार हैं, और इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है कि भाई ये मेरा लैंड है, इसमें मैं करूंगा, तो मैं आपको लैंड की बात, आपको लैंड दिलाने की बात सरकार से करूंगा। ये भावे साहब ने कहा, इन विलेजर्स ने भी हाँ बोल दिया। सडनली रामचंद्र रेड्डी नाम का एक आदमी खड़ा हुआ और उसने बोला कि मैं अपने लैंड में से 80 एकड़ लैंड देने को तैयार हूं। रामचंद्र रेड्डी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अपना 80 एकड़ लैंड 80 लैंडलेस विलेजर्स को देने को ले तैयार हूं, और इसको बोला गया भूदान, यानी जमीन का दान। जब ये इवेंट हुआ ना, तो आचार्य विनोबा भावे जी को एक आइडिया मिला कि भाई ये तो एक बहुत पोटेंट तरीका है गरीबों को ये लैंड दिलवाने का। इसके बाद विनोबा भावे जी पूरे देश भर में ट्रेवल कर रहे थे और इस आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, भूदान के आइडिया को और अपने गांधी जी के आइडियाज को भी। अब बहुत सारे जमींदार, बहुत सारे विलेजेस के ओनर्स यहाँ पे सामने आए और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम लोग भी कुछ जमीन देने को तैयार हैं लैंडलेस को। इस एक्ट को बोला गया ग्राम दान। आप सोचोगे कि ये लोग जिनके पास जमीनें हैं, ये क्या सब अपने मर्जी से जमीन दे रहे थे? सब लोग इतने अच्छे हो गए? देखिए, सब इतने अच्छे नहीं हुए थे। बहुत सारे लैंड ओनर्स ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि अगर लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो इनके पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ जमीन रह जाएगी, ज्यादातर जमीन इनकी सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। और इनको जो भी लग रहा था वो बिल्कुल सही लग रहा था। एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। लैंड सीलिंग एक्ट आया और सबसे ये बोला गया कि आप मिनिमम इतनी जमीन रख सकते हो, बाकी जमीन आपकी सरकार लेगी और गरीबों में बांटेगी। तो बहुत सारे लैंड ओनर्स तो इसलिए भी जमीन दान कर रहे थे, उनको लग रहा था कि चलो हम खुद से जमीन दान कर देते हैं, तो किसी एक्ट के थ्रू हमारी जमीन ना छीनी जाए। जमीन छीनी भी गई, केस सुप्रीम कोर्ट में गया और इस लैंड सीलिंग एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया गया बाद में अमेंडमेंट करके। ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है, इसको आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू किया। इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। बिना खून बहाए जमीन को यहाँ पे गरीबों को दिया गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश का। आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है इंडियन इकोनॉमी की। अभी शुरुआत में तो थी, बट अभी तो बाकी सेक्टर्स दोस्तों डोमिनेट हो रहे हैं, खासकर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। बट फिर भी एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है क्यों, इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी है।
सिंपल रीजन इसका, देश की बहुत बड़ी जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एज सिंपल एज दैट। अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो 1951 से लेके अगर अब तक की बात की जाए तो एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी कम होता जा रहा है। 2010-11 में around 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। यानी 2011-12 में देखा जाए तो 52% देश की जनता फार्म सेक्टर में डिप्लॉयड थी, यानी हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सस्टेनेंस। अपने खान पान के लिए, अपनी फैमिली घर बार चलाने के लिए ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। यानी कि अगर ओवरऑल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो कम है और बाकी सेक्टर्स का लेवल ज्यादा होता जा रहा है, एट द सेम टाइम बाकी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज्यादा हो रहा होता और एग्रीकल्चर में प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होता तो बात थी। लेकिन आज की डेट में भी एक बहुत मेजर तबका हमारे देश का, आप कह सकते हो लमसम 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि एग्रीकल्चर उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो उतने ही है, और इसके बहुत वाइडर इंप्लीकेशन है सोसाइटी पे। अब अगर बात की जाए एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा से एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की है। कंसर्टेड एफर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वो कंसर्टेड एफर्ट्स कम पड़े हैं, तभी एग्रीकल्चर उतना ज्यादा डेवलप नहीं है इंडिया में। खैर वो एक अलग बात है, उसकी बात ना करते हुए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बनाया गया, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई, वेटनरी सर्विस यानी जानवरों को ट्रीट करने की सर्विस, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सब्जियों और फ्रूट्स उगाने वाला जो प्रोसेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ताकि एडवांस को फार्मर्स को बताया जा सके कि आप अपनी क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं। इन सब चीजों को किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया गया है ताकि एसेंशियल सर्विसेज, खासकर एसेंशियल जो सर्विसेज है एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो प्रोवाइड की जा सके। टेबल 4.1 में ये साफ साफ दिख रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ रही हैं, और जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 2013-14 में 4.2%, 14-15 में निगेटिव में चला गया -0.2%, 15-16 में 1.1%। वहीं पे इंडस्ट्री 5%, 5.9%, 7.3%, और सर्विस सेक्टर ने तो जबरदस्त मजा कर दिया, 7.8%, 10.3%, 9.2%। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के फिगर्स हैं, जहां पे हमें दिख रहा है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर आप देखिए कि और भी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने। धीरे धीरे फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया जा रहा है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी कम है तो यूरिया, देखिए पहली बात तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी को बहुत गलत तरीके से दिया गया है। हमारे यहाँ की फर्टिलाइजर सब्सिडी यूरिया में दी जाती थी। अगर आप देखो तो 3 मेन फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक यूरिया, एक म्यूरेट ऑफ पोटैश, एक डाइअमोनियम फॉस्फेट। डाइअमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश पे ज्यादा सब्सिडी मिलती नहीं थी फार्मर्स को, मेन सब्सिडी मिलती थी यूरिया पे। यूरिया को ज्यादा इस्तेमाल करके सॉइल को काफी नुकसान पहुंचाया फार्मर्स ने, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, चूंकि यूरिया सब्सिडाइज था तो वो वही इस्तेमाल करते थे। सरकार ने यूरिया पे सब्सिडी बंद कर दी है, बहुत कम कर दी है। अभी इसके चलते जब फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हो गई है कम, तो भैया प्रोडक्शन में तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो ही रहा है, उस केस में जो फार्मर का खर्चा है वो बढ़ गया है। फिर भाई बाहर के देशों से जो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर ड्यूटी रिडक्शन हुआ है, तो बाहर के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में इंडिया में बिक रहे हैं। अभी बाहर के प्रोडक्ट सस्ते में इंडिया में बिक रहे हैं, इंडिया का जो डोमेस्टिक पुश है अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो कम है, तो आप देखो कि हमारे फार्मर्स को तो नुकसान होगा ही ना। समझ गया बात को? तो फार्मर्स आर विथड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स भी भाई चाह रहे हैं कि भाई हम अब एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, और जिन्होंने एक लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया उनको रिटर्न नहीं मिले, अनफॉर्चुनेटली बहुतों ने सुसाइड कर लिया। ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट की बात की जाए अगर एग्रीकल्चर पे, ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है। कोलोनाइजेशन के समय से ग्लोबलाइजेशन चल रहा था। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पे आके धंधा किया, इंडियन स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए वो इंडिया में आए थे। अब आप देखिए इंडियन स्पाइसेस हमेशा से ही अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती थी दुनिया भर की, और फार्मर्स जो थे साउथ इंडिया के उस समय पे, जिस समय पे ये ट्रेडर्स आए थे यूरोप के, वो स्पाइसेस उगाते थे। आज की डेट में भी स्पाइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट।
ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कॉटन बेल्ट डेवलप की गई इंडिया में, और बहुत मेजर अमाउंट में कॉटन को ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था एज अ रॉ मटेरियल। इस कॉटन से ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली इंडस्ट्री में कपड़ा बनाया जाता था, और वो कपड़ा वापस इंडिया भेज दिया जाता था इंडिया में पहनने के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर में थी, लिवरपूल में थी। क्वालिटी कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता था, ब्रिटेन जाता था, उन कॉटन टेक्सटाइल्स में मैनचेस्टर लिवरपूल में कपड़ा बनता था, फिर वो इंडिया में आके बिकता था। चंपारण मूवमेंट में कैसे नील की खेती के अगेंस्ट बिहार के और बंगाल के किसानों ने बवाल किया था, इसको मैंने आपको बता रखा है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में। चंपारण वैसे जो जगह है वो आपकी बिहार में, बट नील की खेती से परेशान लोग बंगाल में भी बहुत थे। तो उस समय पे क्या था कि इस रीजन के जो लोग थे उनको ये बोला जाता था कि आप जबरदस्ती अपने लैंड के कुछ हिस्सों पे इंडिगो उगाइए, क्योंकि इंडिगो बहुत जरूरत था उस समय पे यूरोपियन इंडस्ट्री में। होता ये था कि जो फैब्रिक बनाते थे ना, उस फैब्रिक को रंगने के लिए एक डाई चाहिए होती थी, और इंडिगो वो डाई थी। तो इस डाई को प्रोडक्शन इंडिया में होता था, बाद में एक सिंथेटिक डाई बन गई जर्मनी में, उसके बाद इस चीज की डिमांड कम हो गई यूरोपियन मार्केट में। बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है हमारे फार्मर्स का इस इंडिगो की खेती को लेके, नील की खेती को लेके। मेरी स्पेक्ट्रम की वीडियोस देखी जाके, वहां पे इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ओके दोस्तों, तो आप देखोगे कि उस समय से लेके आज तक जो हमारे किसान है, हालांकि ब्रिटेन के समय पे तो किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया। पहले तो फिर भी इकोनॉमी में प्रोटोकॉल्स लगा रखे थे, बाहर की इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड आती थी इंडिया में, बाद में बहुत तेजी से आने लगी। फार्मर्स के सामने नए तरीके के चैलेंजेस। इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस का, कॉटन का, रबड़ का, टी का, कॉफी का, जूट का, स्पाइसेस का, लेकिन फिर भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर के जो प्रोडक्ट्स है ना, वहां की कंट्री उनको बहुत हाई सब्सिडी देती है, और इसलिए वो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाएंगे तो इंडिया में सस्ते आएंगे, इंडिया में सस्ते आएंगे तो जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार प्रॉपर थ्रस्ट दे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की हालत को सुधारने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ किया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते लैंड डिग्रेडेशन हुआ, ओवर यूज हुआ केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, एक्सेसिव इरिगेशन हुआ तो हमारा ग्राउंड वाटर सूख रहा है, हमारे एक्विफायर सीख रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। उसके बाद आया जीन रेवोल्यूशन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, समय बढ़ रहा था, बॉल वॉर्म अटैक, पेस्ट अटैक अलग अलग तरीके के बहुत बढ़ रहे थे। इन पेस्ट अटैक्स को रोकने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को लाया गया, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ला सकें, वो प्लांट जिनमें नेचुरली बीमारी ना लगे, जिसमें जीन मॉडिफाइड सीड का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी, मॉडिफाइड जो इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, इनको भी बहुत वजहों से क्रिटिसाइज किया गया है, बट वो एक अलग चीज है। तो देखिए, हमारे देश में एग्रीकल्चर को चीज करने के लिए बहुत सी चीजें करी गई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन ले लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग ले लीजिए, सब कुछ किया गया है। अगर बात की जाए देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ये नया कंसेप्ट है। देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? सिक्किम। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि भैया जो भी क्रॉप आप पैदा कर रहे हो, उसको आप बिना किसी केमिकल, बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी पेस्टिसाइड के पैदा कर रहे हो। आप उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे हो, और वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो हैवी पेस्टिसाइड यूज है ना, देखिए ये टैंकर्स लेके ये जो फार्मर्स हैं, ये पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं क्रॉप में। अब ये हैं तो यार जहरी केमिकल ही, तो अगर आप केमिकल से उगाओगे प्लांट पौधों को, तो सॉइल के कीटाणु तो मर जाएंगे, लेकिन प्लांट भी तो इन्फेक्ट हो जाएंगे। तब बोला जा रहा है, कुछ इकोनॉमिक्स का क्या बोलना है, इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर वो बहुत ब्लीक है। क्यों है? इन्होंने बोला, इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर द पॉपुलेशन राइजेस। बात यह है, रूरल पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लैंड होल्डिंग और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, तो जो फार्मिंग है वो कॉमर्शियल नहीं हो पाएगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होगी। इंडिया की रूरल पॉपुलेशन 2011 में 83 करोड़ थी, 33 मिलियन, यानी 83.3 करोड़, और ये डिपेंड करती है 250 मिलियन हेक्टेयर्स पे, यानी 25 करोड़ हेक्टेयर्स पे। यानी ऑन एन एवरेज एक पर्सन के पास आधा हेक्टेयर आया, मतलब आधे हेक्टेयर से भी कम आया। 250 डिवाइड बाय 833, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा एक तिहाई हेक्टेयर से भी कम आया। तो बोला यह जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स को अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उनको सीरियल्स छोड़ के हाई वैल्यू क्रॉप उगाने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, सीरियल्स से नुकसान है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस उगाते हो तो राइस में क्या है, पहली बात तो राइस की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू वो इतनी ज्यादा है नहीं। तो मान लीजिए इंडिया से अगर आप बहुत ज्यादा राइस बाहर एक्सपोर्ट कर भी देते हो तो जो फॉरेन एक्सचेंज और पैसा हमको मिलेगा वो ज्यादा है नहीं। दूसरी बात, राइस पानी बहुत पीता है, तो उसके चलते हमारा पानी का नेचुरल रिसोर्स एक्सेसिवली यूज हो रहा है। तो बोला यह जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स को सीरियस ना हुआ कि हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने चाहिए, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। तो आप देखिए, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, जट्रोफा, जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। हो क्या रहा है दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज जैसे इटली, इजराइल, चिलो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गेहूं चावल नहीं उगाते, दे डोंट डिपेंड ऑन गेहूं चावल। ये लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स महंगे बिकते हैं, ओलाइव्स महंगे बिकते हैं, स्पेशलिटी सीड्स, वाइन, विटिकल्चर बहुत होता है इनके यहाँ, और इंपोर्ट सीरियल्स, मतलब ये लोग सीरियल्स गेहूं चावल को इंपोर्ट करेंगे और ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, फ्रूट्स, ओलाइव्स, स्पेशलिटी सीड्स, इनको एक्सपोर्ट करेंगे। अब नो डाउट फ्रूट्स महंगे बिकेंगे, ओलाइव्स, सीड्स, दारू, वाइन, ये सब इंटरनेशनल मार्केट में महंगी बिकेगी। ओके, एट द सेम टाइम बायोडीजल क्रॉप्स, जट्रोफा, जोजोबा, ये सब भी इंटरनेशनल मार्केट में महंगे बिकेंगे और इनको उगाने में पैसा भी कम खत्म होगा और पानी भी कम खत्म होगा और सॉइल को भी कम नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक कॉमर्शियल अप्रोच बताई जा रही है। अब आपको क्या लगता है कि ये कॉमर्शियल अप्रोच किस हद तक सही है, कि मतलब कि हमारे फार्मर्स सीरियल्स को उगाना छोड़ के सीरियल्स को इंपोर्ट करने लगे और हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगा के एक्सपोर्ट करने लगे, तो उससे कमाई ज्यादा होगी। यूरोपियन कंट्रीज सच में ऐसा कर रही हैं। कुछ हद तक तो देखिए ये बात सही है, खासकर राइस और शुगर केन में। जैसा कि मैंने बता दिया, राइस की क्रॉप बहुत पानी मांगती है, शुगर केन भी बहुत पानी मांगता है, और हम एक वाटर डेफिशिएंट नेशन है। तो हम एक लिमिट से ज्यादा अगर इनकी पैदावार करेंगे तो हमारा पानी खत्म हो जाएगा। तो हमको ऐसे प्रोडक्ट्स की पैदावार करनी है जहां पे हमको कमाई ज्यादा मिले और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो। अब ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, इस आबादी को खिलाने के लिए क्रॉप्स चाहिए। और अगर हम सीरियल्स को उगाना बंद कर देंगे और कल की डेट पे गेहूं चावल जैसी चीजों के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए, तो एक फूड क्राइसिस भी आ सकती इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मदद करने के लिए ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। गुड बाय।